IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक क्लास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार घटना चक्र के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये घटना चक्र इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है जो 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत हम लोग भारत में बैंकिंग व्यवस्था को देखेंगे। ये पार्ट 5 है और घटना चक्र के क्वेश्चन को हम लगातार जब करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है, जिससे यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जब जो घटनाएं हुई हैं उनको क्रम से हमें सजाना है। जैसे सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इंदिरा गांधी के समय में किया गया था 1969 में। इसके बाद में बैंकों का जो द्वितीय राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1980 में किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई थी और नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, तो याद रखना इसमें पहली घटना कौन सी है और बाद की घटना कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ए हो जाएगा। सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, इसके बाद जो है द्वितीय बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण किया गया और फिर नाबार्ड की स्थापना की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्रम में हमें सजाना था। ठीक है, ये उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक जो है आधार पर जो है इसको विन्यास में सजाना है इसको। तो पहला है आपका 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जो 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। एसबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1955 में। एलआईसी का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये 1956 में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में। तो सबसे पहले कौन सी घटना होगी? 3 नंबर होगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 3 के बाद होगा आपका 2 नंबर होगा, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 2 नंबर पे। इसके बाद जो है घटना कौन सी हुई थी? एलआईसी का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1956 में। और सबसे लास्ट में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1959 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन हमें अच्छे से याद करना, अगर यहाँ से क्वेश्चन कभी आए तो गलत ना होने पाए। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है उपयुक्त में से सही कथन की पहचान करनी है। लिखा है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल क्या क्या है? तो ग्राहकों की ओर से शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करना, ये वाणिज्यिक बैंकों का काम है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है वरीयताओं के लिए निष्पादक और जो है न्यासी के रूप में कार्य करना, मतलब ट्रस्ट के रूप में काम करना है बैंक को, और जो है सबको जो है सुविधाओं को पहुंचाना है, निष्पादन करना है। तो दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक, जितने भी बैंक होते हैं उनको हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं और ये जो है ग्राहकों के लिए ही सारे काम करते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो सार्वजनिक बैंक के जितने भी जो है बैंक होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, चाहे वो पीएनबी हो चाहे आपका एसबीआई हो, उनका जो है अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका अध्यक्ष का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। इसको कहते हैं ट्रिपल बी। ठीक है, इसको BBB कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना यही जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो, यही जो है बैंकों के अध्यक्षों का चयन करता है। ये नया जो है एक अलग से बोर्ड बनाया गया है, हाल ही में बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। और सभी बैंकों के अध्यक्ष का चयन यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए और बैंकों को स्थापित होने का सही क्रम क्या है? इनको सही कूट में हमें सजाना है। सबसे पहले आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी। इसके अलावा जो है अग्रणी बैंक जो योजना, इसे हम लीड बैंक योजना कहते हैं, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो अगर इसको हम क्रम में सजाते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी है? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई है। इसके बाद फिर जो है लीड बैंक की स्थापना हुई है। इसके बाद जो है आपका कौन सा? तो क्षेत्रीय बैंक है। और लास्ट में जो है नाबार्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इन सबके क्रम के अनुसार कैसे जो है इनकी स्थापना कब की गई थी, इनको भी हमें याद रखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है सिडबी जो है की स्थापना की गई थी किसके लिए? तो सिडबी की स्थापना की गई थी लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। जो लघु स्तरीय उद्योग होते हैं उनको पैसा देने के लिए जो है सिडबी की स्थापना की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन
की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। वित्तीय समावेशन कहते हैं कि जो ये आपका बैंकिंग क्षेत्र है, ये गांव के हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। जब समाज के हर व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंच जाती हैं तो उसे हम बैंक जो है वित्तीय समावेशन कहते हैं। तो वित्तीय समावेशन में बाधक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, निम्न आय, बैंक शाखाओं का अभाव और निरक्षरता, मतलब जहां शिक्षा का अभाव, ये तीनों कारण है जो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में बाधक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी जो है रिपोर्ट दी गई थी या स्तुति दी गई थी। तो याद रखना, वित्तीय समावेशन के बारे में कहा था, रंगराजन समिति ने कहा था कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए हमें ये सब काम करना चाहिए और गांव तक हमें बैंक शाखाएं खोलनी चाहिए और सभी को बैंक से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट आपका, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादक संपत्तियों का अर्थ क्या होता है। तो गैर निष्पादक संपत्तियां वो होती हैं जो लोग बैंक से लोन तो ले लेते हैं लेकिन वो पैसा वापस नहीं करते हैं, तो उसे बैंक जो है गैर निष्पादीय जो है परिसंपत्ति घोषित कर देती है। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऋण जिन पर ब्याज तथा मुक्त रकम की वसूली नहीं हो पाती, ना तो जो है मुख्य रकम जो मूलधन है वो भी नहीं मिल पाता है और ब्याज भी नहीं मिल पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गैर निष्पादित संपत्तियां कहते हैं। और बैंकों के लिए आज वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या इन्हीं पैसों को लेकर के है, लोग पैसा लेकर के भाग जाते हैं। नेक्स्ट आपका, मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता या सलाहकार कौन होता है। तो वित्तीय और जो है मुद्रा के मामलों में सरकार का वित्तीय सलाहकार किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। यही सरकार को सलाह देने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित करता है। तो रिजर्व बैंक के अधीन ही वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी जो है बड़ौदा। ठीक है। तो जो किन मामलों में नियंत्रण करता है, तो एसबीआई जो है परिसंपत्तियों की तरलता के मामले में, शाखा विस्तार के मामले में, बैंकों के विलय के मामले में और बैंकों का जो है समापन, सभी के मामलों में वाणिज्यिक बैंक पर नियंत्रण रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। तो इन सब के मामले में आरबीआई जो है सभी बैंकों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कौन सा कथन है जो सही नहीं है, तो आरबीआई की स्थापना 1949 में की गई थी, गलत हो जाएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, जबकि इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो गलत है, बाकी इसमें सब सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। जो विदेशी विनिमय संचय होता है उसका रख रखाव भी भारतीय रिजर्व बैंक करता है, क्योंकि सभी बैंकों का प्रमुख है। ठीक है। तो यही इसका काम है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कौन सा जो है काम है जो भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है। पहला है आपका, यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, गलत हो जाएगा। ये 1 रुपए के नोटों की छपाई नहीं करता, वो भारत सरकार द्वारा होती है। बाकी 2 रुपए से लेकर के वर्तमान में 500 रुपए के नोट की छपाई आरबीआई करता है। तो इसका आंसर यही होगा जो इसमें गलत है। इसके अलावा आरबीआई जो है भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, या बैंकों का बैंक है, और विदेशी मुद्रा का विनिमय भी यही करता है। सारे काम सही है, लेकिन आपका 1 रुपए के नोट की छपाई भारत सरकार करती है, ना कि जो है आरबीआई करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। तो जितने भी बैंक के नोट है सब पे तो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। आप इस जो चित्र में देख सकते हैं 1 रुपए के नोट को, उसमें वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है और यह भारत सरकार द्वारा जारी होता है, ना कि आरबीआई के द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो पहला है आपका, शाख नियंत्रण करना, बिल्कुल सही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में काम करना, बिल्कुल सही। मौद्रिक नीति का निर्माण करना, बिल्कुल सही। शाख सृजन करना इसका काम नहीं है, यह सरकार का काम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, जो ये आरबीआई का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। पहला है, करेंसी का जो है नियमन करना, यह इसका काम है। विदेशी व्यापार का नियमन करना इसका काम नहीं है, यह वाणिज्यिक जो है मंत्रालय का काम है, ये इसका काम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है। तो विदेशी व्यापार को नहीं देखता है आरबीआई, लेकिन विदेशी मुद्रा को विनियमित करता है, लेकिन विदेशी व्यापार को नहीं देखता है। नेक्स्ट आपका, मौद्रिक नीति है। तो मौद्रिक नीति जो है जो जारी होती है किसके द्वारा, तो राजकोषीय नीति का पूरक होता है। तो राजकोषीय नीति
का ही जो के को नियंत्रित करने के लिए ही मौद्रिक नीति जारी होती है। और इसको कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है। इसी के द्वारा जो है महंगाई पर कंट्रोल किया जाता है, मुद्रास्फीति पर कंट्रोल करते हैं। तो मौद्रिक नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है जो राजकोषीय नीति का पूरक होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। आप जरा इस लिस्ट में देख सकते हैं कि मुद्रा नीति को, जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई का क्या काम करती है और सरकार क्या काम करती है, दोनों एक साथ यह लिस्ट में दे दिया गया है। इसको अच्छे से आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि मौद्रिक नीति का नियंत्रण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? तो मुद्रा और साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा करते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जितने भी काम हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिया है। नेक्स्ट आपका, खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती हैं किसमें? तो खुले बाजार की जो क्रियाएं होती हैं ये साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियां होती हैं। इसके द्वारा मुद्रा को नियंत्रित किया जाता है, मौद्रिक नीति जारी करते हैं। तो खुले बाजार की कार्यवाही के द्वारा भी आरबीआई ये काम करती है, जो साख को या मुद्रा को नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाने के लिए हम ब्याज की दर को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल क्या है? तो भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना हो तो उसमें हमें क्या क्या शामिल करना है? तो पहला है सीआरआर और एसएलआर को कम किया जाए। जो बैंकों के पास पैसा जमा होता है तो सीआरआर और एसएलआर कहते हैं, एक आरबीआई के पास, एक वाणिज्यिक बैंक पास जमा होता है, दोनों को कम किया जाए। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का जो है प्रवेश कराया जाए। ब्याज दर का जो है विनियमन किया जाए। इन तीनों के द्वारा हम जो है वित्तीय क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? तो नगद कोष अनुपात याद रखना, ये बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है कि अगर कभी बैंक दिवालिया हो जाए तो वो अपने पास रखे रहें। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यह साख सृजन को कम करता है। तो साख सृजन कम होगा और इससे जो है अब बैंकों को जो है दिवालिया होने से बचाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, रेपो रेट विचारणीय होता है। तो रेपो रेट जो है ये किसका हिस्सा होता है? ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के द्वारा जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है और बाजार में पैसे के नियंत्रण को भी काम करती है। तो मौद्रिक नीति का अंग कौन होता है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1957 में। तो 1957 में जो है भारत में मुद्रा में दशमलव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? अगर मान लो भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर में कम कर देता है तो क्या होगा? तो बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? तरलता का मतलब ये हो गया कि जो है पैसे का फ्लो बाजार में अधिक हो जाएगा, बाजार में ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। तो बैंक दर कम करने से ये फायदा होता है कि बाजार में पैसा ज़्यादा आ जाता है, और जब बाजार में पैसा ज़्यादा आता है उसे हम कहते हैं तरलता कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स के कुछ शब्द हैं, टर्मोलॉजी है, इनको हमें समझना जरूरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, तो बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को बिलों की पुनर्कटौती करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के जो बिल होते हैं उनको जो कटौती होती है वो किसके द्वारा होती है? तो बैंक जो है ब्याज दर की जो है दर पे होती है बैंकों के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष मतलब अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? तो पहले जुलाई जून था, अब ये जुलाई जून नहीं है, अब अप्रैल से मार्च हो गया है। तो लेखा वर्ष जो है अप्रैल से अब मार्च हो चुका है, ये बात याद रखना, अब बदल चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो आप गलती मत करना, पहले इसका लेखा वर्ष जुलाई से जून था लेकिन अब अप्रैल से मार्च हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत का औद्योगिक
वित्त निगम किस रूप में काम करता है? एक विकास बैंक के रूप में काम करता है। कौन? भारत का वित्त जो है निगम औद्योगिक का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो भारतीय औद्योगिक विकास निगम। जैसे किसी क्षेत्र में नाबार्ड है और भारत में पूरे बैंकों का जो है आरबीआई है, वैसे औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा जो वित्त का जो संस्था है वो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में विपणन संस्था कौन सी? विपणन मतलब मार्केटिंग संस्था कौन है? सेल है। और सेल का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो है क्या है? तो एक तरह का जो है विपणन संस्था है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरडा नियमन करती है किसका? तो बीमा कंपनियों का। बीमा कंपनियां मनमाना काम ना करने पाए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो उनका नियमन कौन करता है? नियंत्रण कौन करता है? इरडा करती है। इरडा का फुल फॉर्म क्या है? तो बीमा जो है विनियामक और विकास प्राधिकरण है, यही जो है बीमा कंपनियों को नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो भारतीय शेयर बाजार को भी कंट्रोल करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड है, इसको कहते हैं आपका। तो इसको सेबी कहते हैं। तो सेबी के द्वारा ही जो है किसका नियंत्रण होता है? तो शेयर बाजार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार से जुड़ा है? तो बुल मतलब होता है बैल और बेयर मतलब होता है भालू। ये दोनों शब्द किससे जुड़े हुए हैं? शेयर बाजार से। तो याद रखना, जब बुल मतलब जब शेयर बाजार ऊपर भागता है तो उसे कहते हैं त्रिजड़िया, और जब शेयर बाजार नीचे की ओर आता है उसे कहते हैं मंदड़िया। तो जब शेयर बाजार तेजी से ऊपर की ओर जाता है तो बैल को दिखाता है, अक्सर आप चित्र में देख सकते हैं। और जब शेयर बाजार नीचे की ओर आता है तो बेयर को दिखाते हैं, जो बेयर नीचे की ओर आता है। तो याद रखना, ये शेयर बाजार के उठने और गिरने का संकेत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आपका, पूंजी बाजार से आशय क्या होता है? तो पूंजी बाजार, शेयर बाजार को हम क्या कहते हैं? पूंजी बाजार कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि विकास बैंक भाग है किसका? तो भूमि विकास बैंक जो है किसका भाग है? तो ये सहकारी शाख संरचना का भाग है। सहकारी जो बैंक होते हैं उसमें भूमि विकास बैंक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो है केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र कौन सा होता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा राष्ट्रीय स्तर पे, नहीं, ये जनपद स्तर पे, जिले स्तर पे जो सहकारी बैंक होता है उसे हम केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं। जो राज्य स्तर पे होता है उसे हम राज्य सहकारी बैंक कहते हैं। तो याद रखना, केंद्रीय सहकारी बैंक कहाँ होता है? जनपद स्तर पे होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और कई बच्चों का बहुत बार ये गलत भी हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा होता है? तो सहकारी जो साख समितियां होती हैं उनका ढांचा त्रिस्तरीय होता है। सबसे ऊपर जो है कौन से होते हैं? सबसे ऊपर होता है आपका राज्य सहकारी बैंक, उसके बाद आपका केंद्रीय सहकारी बैंक और फिर आपका ब्लॉक सहकारी बैंक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन जनपद स्तर पर कार्यरत है? जनपद मतलब जिले स्तर पे कौन सा बैंक इसमें कार्यरत होता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र जिले स्तर पे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है किसको? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। ये वित्त किसको देता है? याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पैसा देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र का ये सबसे बड़ा बैंक है भारत में, नाबार्ड। नेक्स्ट आपका, भारत में कृषि को वित्त देने वाली संस्था कौन सी है? शीर्ष संस्था कौन सी, सबसे बड़ी संस्था कौन है जो कृषि को वित्त देती है? तो आपको मैंने अभी बताया है, नाबार्ड, यही सबसे बड़ी संस्था है जो कृषि क्षेत्र में पैसा देती है। नेक्स्ट आपका, नाबार्ड संबंधित है किससे? तो नाबार्ड का संबंध है, नाबार्ड का फुल फॉर्म यही है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। तो नाबार्ड किसको पैसा नहीं देता है? तो याद रखना, जो है निर्यात आयात बैंक को पैसा नहीं देता है, जबकि अनुसूचित व्यापारी बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, राज्य भूमि जो है विकास बैंक को ऋण देता है, लेकिन आपका जो है निर्यात आयात बैंक को पैसा नहीं देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में
इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पैसा कौन देता है? नाबार्ड देता है, क्योंकि नाबार्ड का नाम ही यही है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी नाबार्ड ही जिम्मेदार है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का काम इसमें कौन सा नहीं है पूछा गया है। पहला है आपका लघु और सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, मतलब उन्हें ऋण देना, तो सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना, ये भी सही हो जाएगा। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना, तो ये भी सही हो जाएगा। जहां पर अनुसूचित व्यापारिक बैंक नहीं पहुंच पाते हैं तो ग्रामीण विकास बैंक पैसा देते हैं। भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? मतलब ग्रामीण परिवार का कोई व्यक्ति हो तो सीधा बैंक से पैसा उसको मिलता है, किसके द्वारा? तो पहला है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा, और दूसरा है आपका भूमि विकास बैंक के द्वारा। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक जो है सीधे पैसा कोई भी व्यक्ति जाके ले सकता है, लेकिन नाबार्ड, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का फुल फॉर्म है नाबार्ड। नाबार्ड से पैसा सीधे गांव का कोई व्यक्ति जाके नहीं ले सकता है। नाबार्ड से पैसा कौन लेता है? भूमि विकास बैंक लेता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लेता है। तो ये बैंकों का बैंक है जो कृषि क्षेत्र में काम करती है। जो स्थिति आरबीआई की है वही स्थिति नाबार्ड की है कृषि क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, जहां पे ग्रामीण विकास बैंक ग्रामीण परिवार के लोग जाकर सीधा पैसा ले सकते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में पैसा सीधा नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रघुराम राजन कमेटी निम्न में से किस विषय से संबंधित है? यह कमेटी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए रघुराम राजन कमेटी बनाई गई थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो है फिलिप्स वर्क किन के मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो फिलिप्स वर्क के बारे में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये फिलिप्स वर्क से संबंधित किसका है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी का प्रभाव पड़ेगा, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, स्मार्ट मनी का जो शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए? तो स्मार्ट मनी होता है क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड होता है उसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं? तो याद रखना, जो क्रेडिट कार्ड होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी कहते हैं। जो प्लास्टिक कार्ड के द्वारा हमें पैसा मिल जाता है, तो एक शब्द दे दिया गया है प्लास्टिक मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय क्या होता है? जो पिन होता है उसका अभिप्राय क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये इसको हमें याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म है आपका जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या होता है? तो बाजार के अस्तित्व के लिए जो सबसे अनिवार्य चीज है वो होती है कीमतें। कीमत ज्यादा, बाजार में ज्यादा लोग कम आएंगे। अब अगर कीमत कम है तो बाजार में ज़्यादा लोग आएंगे। तो कीमत भी जो है बाजार के अस्तित्व को बनाए रखती है। कीमत जो है इसी से ग्राहक बाजार में आते हैं, और अगर कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो जो है बाजार से ग्राहक भाग जाते हैं। ठीक है। तो कीमतों के लालच में ही देखा होगा अक्सर लोग डिस्काउंट रखते हैं कि इतने परसेंट का डिस्काउंट, इतने परसेंट का डिस्काउंट। और जब आप कभी भी बाजार जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं कि इसका दाम कितना है? तो कीमत ही पूछते हैं सबसे पहले। तो इसीलिए जो है कीमत ही बाजार के अस्तित्व को बनाए रखता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये 43 क्वेश्चन भारत के बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े मैंने दे दिया है, जो घटनाचक्र के क्वेश्चन है। इसी तरह के अलग अलग पार्ट करके क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।